taxguru.in, और इसके इनकम टैक्स वाले पोर्शन में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं न्यूज़ में क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो ये 16 अप्रैल का है। टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया मार्क का रिकॉर्ड हाई, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो हम सीधा जुडिशरी पे चलते हैं कि लेटेस्ट क्या क्या केस लॉज आए हैं। तो केस लॉ में एक केस लॉ है PCIT वर्सेस BMO एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। असेसमेंट है 15-16-11 अप्रैल की जजमेंट है। इसमें है हाई कोर्ट अलाउ एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट ऑफ बोनस टू डायरेक्टर। अब इसको हम जान लेते हैं कि क्या है ये, इसके फैक्ट क्या है। कहते हैं दिस कोर्ट इन केस ऑफ सो एंड सो कंपनी AMD मेटप्लास्ट एज वेल एज इन CIT वर्सेस कैरियर लॉन्चर has upheld grant of bonus by companies to its director। कहते कोर्ट ने ना अलाउ किया हुआ है बोनस देना डायरेक्टर्स को। Consequently, this court is of the view that there is no bar on payment of bonus and issue whether bonus is to be granted or not is essentially a question of fact। कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 केसेस में पहले ही ये कहा हुआ है कि बोनस जो है कंपनी डायरेक्टर को दे सकती है, और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि बोनस मिलना चाहिए डायरेक्टर को कि नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली ये क्यों डिस्कशन हो रहा है, अगर सपोज कीजिए बोनस डायरेक्टर को नहीं मिलना चाहिए फिर भी दे दिया, तो उस केस में क्या होगा। नॉर्मल प्रोसीजर क्या था कि कंपनी डिविडेंड इशू करे, टैक्स पे करे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और उसके बाद पेमेंट दे जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। बट अगर डायरेक्टली आप बोनस इशू कर रहे हैं तो आइज में जाता है ऑफिसर की कि भाई इन्होंने बोनस इशू किया, वहाँ टैक्स नहीं पे किया। तो कहते हैं पे करना है बोनस या नहीं करना, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आइए इसको जानते हैं। इन द प्रेजेंट केस none of the authority below have opined that grant of bonus to the director would either endanger the existence of corporate entity or was prohibited under Payment of Bonus Act 1965 or was not proportionate to the services rendered by the respondent director। अब कहते हैं कि जो भी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, ITAT, CIT अपील और असेसिंग ऑफिसर, इन तीनों ने जो है ये नहीं कहा कि जो डायरेक्टर को बोनस दिया है उससे फर्म को खतरा हो जाएगा कि भाई ज़्यादा पैसा दे दिया जितना फर्म की कैपेसिटी नहीं है। ना ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से ऊपर पैसा दिया है, और ना ही जो सर्विस डायरेक्टर ने दिए उनके प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा पैसा दिया है। जितनी सर्विस दी है उसके हिसाब से ही पैसा दिया है। इन फैक्ट द प्रीवियस असेसमेंट ईयर सिमिलर पेमेंट ऑफ बोनस टू द रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टर हैव बीन upheld। Consequently, this court is of the view that consistency of approach, uniformity and certainty must be maintained। कहते हैं कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी जो है वो लॉ, टैक्स लॉ में मेंटेन करनी चाहिए। लास्ट ईयर में जब ये बोनस दिया था तो उसको भी अपहेल्ड किया है। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट इज इन द एग्रीमेंट विद द ट्राइब्यूनल्स डिसीजन दैट एज नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस द डायरेक्शन टू डिलीट द डिसअलाउंस इन द प्रीवियस असेसमेंट ईयर मस्ट बी फॉलोड। कहते हैं कि ठीक है, फिर इसके जैसे लास्ट ईयर किया इसी तरह भी इस साल भी अलाउ करना चाहिए एक्सपेंस। तो आप समझो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये बताया कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आगे अगर कभी हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए जाएंगे तो हाई कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही एडमिट होता है या फिर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो जो भी ट्राइब्यूनल तक डिसाइड होगा वही फाइनल हो गया। अब हाई कोर्ट कोई फैक्ट डिटर्मिन करने थोड़ी बैठा हुआ है। हाई कोर्ट का काम है कि लॉ को इंटरप्रेट करना और बताना लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने इसमें कह दिया कि भाई बोनस जो है अलाउड है। अब 3 कंडीशन जो बताई यहाँ पे, एंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, कि वो कंपनी को खतरा ना हो जाए, इतना पैसा ना दे दे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बाहर पैसा ना हो, या फिर जो सर्विस रेंडर की है उनके प्रोपोर्शनेटली पैसा गया हो, मतलब जितना काम किया उसके हिसाब से पैसा दिया हो, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस जजमेंट ने हेल्ड किया। आगे बढ़ते हैं। ये ITT बॉम्बे की जजमेंट है। असेसमेंट है 13 अप्रैल 2022 को आई है। विपिन अमृतलाल शाह वर्सेस ACIT। कहते हैं CIT अपील कैन नॉट डिसमिस द अपील फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब ये पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब इसमें क्या है, नॉन प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि जो केस लड़ने वाला पर्सन है जिसने अपील फाइल की है वो आया ही नहीं। अब अगर वो आया ही नहीं तो उस केस में CIT अपील अब क्या करे, अपील को मेरिट पे डिसाइड करे या फिर अपील को डिसमिस कर दे, उसके ऊपर है।
अब इसके जान लेते हैं फैक्ट। वैसे लीगली हेल्ड ये होता है कि अगर इन केस कोई एसएससी नहीं भी आया, तब उस केस में भी एसएससी को, जो ऑफिसर है, उसको मेरिट पे केस डिसाइड करना चाहिए। इवन ट्राइब्यूनल के लिए भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। आइए जान लेते हैं। ITAT find that CIT appeal has taken up the appeal after 3 years of filing of appeal। कहता CIT अपील ने 3 साल के बाद अपील को टेकअप किया फाइलिंग के, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज डिसमिस द अपील फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। 3 साल बाद एक तो अपील को सुनने के लिए नोटिस भेजा, उसके बाद भी कुछ ही थोड़े टाइम में ही उसको नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस कर दिया। The only reason to uphold the order of AO mentioned by CIT appeal is that no submission was made before him by the SSC। We find that the above is in non-speaking, non-reasoned and cryptic order not sustainable in law। कहते हैं ये ऑर्डर जो है सस्टेनेबल इन लॉ नहीं है। As a matter of fact, the Income Tax Act in section 251 dealing with the power of CIT appeal does not provide for any power of to CIT appeal to dismiss the appeal for non-prosecution। वो कहते हैं कि CIT अपील के पास कोई पावर ही नहीं है सेक्शन 251 के अकॉर्डिंग कि वो अपील को डिसमिस कर सके ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन की कोई आया नहीं है, कोई सबमिशन नहीं हुआ। इन दिस फैक्ट वी आर ऑफ द कंसिडर्ड opinion that matter need to be remitted to the file of CIT appeal to give the SSC an opportunity of being heard and thereafter decide the appeal as per law by speaking order। Learned counsel of the SSC agreed with the above proposition and undertook to cooperate with CIT appeal when the matter is remanded। तो बेसिकली ITAT ने मैटर को रिमांड कर दिया। उन्होंने बताया कि सेक्शन 251 में कोई पावर ही नहीं है कि अगर आप अपील के लिए प्रोसिक्यूशन में पर्सन नहीं अपीयर होता है तो आप उसको डिसमिस कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि इसके हिसाब से अगर कभी भी किसी एसएससी की अपील में वो प्रेजेंट नहीं हो पाता या उसको नोटिस ही नहीं मिल पाया, वो अपीयर नहीं हो पाया और अपील डिसमिस हो गई, तो वो ट्राइब्यूनल जा सकता है और एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मेरी अपील को रिस्टोर किया जाए और मेरी सुनवाई का अधिकार दिया जाए। अब देखो, आप समझो, डायरेक्टली CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल हो सकती है जिसमें मैटर डिस्कस हो सकता है, बट जो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज़ हैं, इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इवन अगर बाद में भी कोर्ट में केस आगे जाता है तो जो फैक्ट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ही कोई भी डिसीजन होता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगली जजमेंट पे। ITAT दिल्ली की जजमेंट है, असेसमेंट ईयर 8-9 की, 11 अप्रैल 2022 की, 2021 में अपील फाइल की थी। निश्चित फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ITO। ITAT quashed assessment proceeding initiated merely based on investigation wing report without application of mind। अब कहता है ITAT ने रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। किस बेसिस पे? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से प्रोसीडिंग ओपन की गई विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब क्या है इसके फैक्ट जान लेते हैं। वैसे असेसमेंट ईयर 8-9 आपको मैं बता दूं, ये वो साल है, उन सालों में से एक है जिन ईयर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते थे कि शेयर कैपिटल के लिए इशू किया, फर्जी कंपनी ने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करी और उसके बाद तो उस समय पे शेयर कैपिटल जो है फर्जी बहुत सब्सक्राइब होती थी और लोग अपना कैश देके बैंक से पैसा लेके अपनी ब्लैक की इनकम वाइट करते थे। अब जान लेते हैं। इन दिस केस द ओरिजिनल असेसमेंट वाज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 3 दिसंबर 2010। असेसमेंट ईयर 8-9 का केस है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 7-8 का। 2010 में असेसमेंट हुई थी 143(3) में, डिटरमाइनिंग टोटल इनकम एट 48,000। I find the assessment in the case was reopened on the basis of information obtained from investigation wing, according to which during the search and seizure operation in case of Mr. Surinder Kumar Jain and group of cases and post such inquiry / verification, it is established that Shri S.K. Jain, who is known entry operator and also in the business of providing accommodation entry to various beneficiary companies, had given entry of rupees 15 lakh from his company मैसर्स शालिनी होल्डिंग्स लिमिटेड टू द एसएससी। वो कहते हैं 15 लाख रुपए की एंट्री दिया और एसके जैन एक एंट्री ऑपरेटर है, उनके ऊपर सर्च हुई, वहां से पता चला। अकॉर्डिंगली द केस ऑफ एसएससी वाज रीओपन्ड बाय रिकॉर्डिंग रीजन व्हिच हैव बीन ऑलरेडी रिप्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। A perusal of reason to so recorded show that AO has reopened the assessment by invoking provision of clause B of explanation 2 of section 147। 147 के क्लॉज बी की एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से उन्होंने केस ओपन किया है। A perusal of said clause show that the same is applicable in a case when return has been furnished by SSC but no assessment has been made।
and it is noticed by AO that assessee has understated the income or has claimed excessive loss या deduction or allowance or relief in the return. अब वो कहते हैं कि explanation टू क्लॉज भी क्या कहता है, वो कहता है कि assessee ने रिटर्न फाइल किया बट कोई असेसमेंट नहीं हुई और असेसिंग ऑफिसर नोटिस किया कि assessee ने या तो इनकम को कम दिखाया या कुछ एक्सेसिव बेनिफिट क्लेम कर लिया, तो आप रीअसेसमेंट कर सकते हो। बट हमारा फैक्ट क्या है इस केस का? फैक्ट ये है कि असेसमेंट 143(3) में पहले ही हो रखी है। अब ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं आगे। हाउएवर अ perusal of paper book filed on behalf of assessee show that the original assessment has been completed under section 143(3) by income tax officer Ward 13 New Delhi with the impugned assessment year. Therefore it is clear that the AO without application of mind and on the basis of report of investigation wing and without verifying the assessment record wherein the original assessment was completed under 143(3) has been reopened the assessment. अब वो कहते हैं कि बिकॉज जिस क्लॉज में ऑफिसर ने असेसमेंट ओपन की उसने देखा ही नहीं कि वहाँ पे असेसमेंट हो रखी है, मतलब उसने फाइल ही चेक नहीं की पुरानी फाइल में क्या फैक्ट है। Therefore, the very initiation of proceeding by invoking clause B render the reassessment proceeding invalid and consequently such reassessment proceeding have to be quashed on account of non-application of mind before reopening the assessment. अब वो कहते हैं कि अगर उसने अपने माइंड ही अप्लाई नहीं किया, तो रिपोर्ट आई उसके बेस पे केस ओपन कर दिया, तो गलती की है असेसिंग ऑफिसर ने, और बिना अगर फैक्ट चेक किया आप केस को रीओपन करेंगे तो इन एनी केस वो कोर्ट में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब आगे देखते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट AO हैज इन्वोक्ड क्लॉज B which is not applicable in the instance case, and further considering the fact that AO has merely stated that there is failure on the part of assessee to disclose fully and truly all material facts necessary for completion of assessment without specifying which material the assessee has not disclosed, especially when every issue was examined during the course of original assessment under section 143(3) by calling information under 133(6) which was complied with by the investing company. I hold that reassessment proceeding initiated by AO and upheld by learned CID appeal is not in accordance with law. I therefore quash the same. अब वो कहते हैं ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग में 133(6) में इंफॉर्मेशन मांग ली गई, वहाँ सप्लाई भी कर दी, सब कुछ मैच हो गया, ऑर्डर भी पास कर दिया, उसके बाद रीअसेसमेंट करते हैं जिसमें ये एलिगेशन लगता है कि आपकी असेसमेंट नहीं हुई और हमें पता चला कि आपने अपनी इनकम कम दिखाई है या बेनिफिट एक्सेसिव क्लेम किया है, तो ITAT ने इस जजमेंट को क्वैश कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो जिस प्रोविजन के अंडर रीअसेसमेंट को ओपन किया वो एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो वैलिड ही नहीं थी इस केस के लिए, क्योंकि असेसमेंट इसमें पहले ही हो रखी थी। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कभी भी अगर आपकी रीअसेसमेंट ओपन होती है तो आप जरूर चेक करें वो किस क्लॉज में ओपन हुई है और वो क्लॉज आपके फैक्ट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर जस्ट इतनी सी बात आप प्रूव कर दें कि आपके लिए वो क्लॉज ही एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको सारी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे और केस जीत जाओगे। अब अगली जजमेंट को देख लेते हैं। ये ITAT बेंगलोर की जजमेंट है। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी वर्सेस DCIT। ITAT dismisses appeal signed by general manager of company as no valid POA submitted। आइए इसको पढ़ लेते हैं ये फैक्ट क्या है। वैसे जो हेडिंग है उसे पढ़ के समझ आ रहा है कि जनरल मैनेजर ने अपील को फाइल करने के लिए साइन किया, बट पावर ऑफ अटर्नी जो है वो सबमिट नहीं करी वैलिड, इसीलिए ITAT ने अपील डिसमिस कर दी कि भाई जो अपील फाइल करने के लिए लीगली परमिसेबल पर्सन नहीं है तो वो अपील फाइल नहीं कर सकता। अब इसको पढ़ लेते हैं। द असेसी came up for hearing before this tribunal on 8th of March and it was pointed out by learned AR for the assessee that appeal was not signed by competent authority and it was signed by general manager. It was pointed out to the learned AR that the appeal was defective and the same may be cured and the case was adjourned to 16th of March। अब 8 मार्च को बताया कि भाई अपील डिफेक्टिव है तो आप इसमें प्रॉपर पावर ऑफ अटर्नी लगाओ। Now the entire focus in the present appeal is to decide whether the appeal filed by assessee is invalid or defective। अब कहते हैं कि सारा फोकस इसी पे चला गया कि अपील जो है वो वैलिड है या डिफेक्टिव है। सेक्शन 140 प्रिस्क्राइब हु हैज टू साइन द रिटर्न ऑफ इनकम। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल गो थ्रू प्रोविजन सेक्शन 140। अब बेसिकली क्या है, सेक्शन 140 में लिखा हुआ है कि कौन पर्सन रिटर्न को साइन कर सकता है, और नॉर्मली क्या होता है जो पर्सन रिटर्न को साइन कर सकता है वही अपील फाइल कर सकता है, बिकॉज वही ऑथराइज्ड होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं सेक्शन 253
Subsection 6 of Income Tax Act state that appeal to the appellate tribunal need to be filed in prescribed form and it is also to be verified in the prescribed manner. कहते हैं फाइल जो फॉर्म होगा उसमें फाइल करेंगे और साइन कैसे करेंगे जैसे बताया गया है. Meanwhile, Rule 47(1) also clarify the appeal shall be signed by a person specified in subclause 3 of Rule 45. Of Rule 45(3) state that form of appeal referred to in sub-rule 1 to be verified by person who is authorized to verify by the person who is authorized to verify return of income under section 139(1). अब वो कहते हैं अपील कौन साइन करेगा? वो साइन करेगा जो रिटर्न ऑफ इनकम को साइन कर सकता है. बेसिकली कंपनी के लिए डायरेक्टर होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई ऑथराइज पर्सन उनके बिहाफ पे. As applicable to such, according to provision of section 40 subsection C of the Act, state that in case of company where the appeal is to be verified by managing director or for unavoidable reasons, such managing director is not able to verify the return where there is no managing director, any director thereof. अब कहते हैं कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फिर डायरेक्टर. Further, there was an amendment with effect from 1st April 2020 to the provision of section 140, where it was stated that return could be filed by any other person as may be prescribed for this purpose. Even if we apply this amendment retrospectively also, it is not clear whether general manager was holding a valid power of attorney from the SSC company to verify the appeal of the SSC, even as provided under section 140. Even this information is not available on record and we therefore dismiss the appeal in limine. अब देखो सिंपल इसमें ये हो सकता था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो लिख कर दे दें कि अपील डिफेक्टिव है, हम इस पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं और एज पर अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2020 के बाद ये पर्सन जो है वेरीफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता. बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए ITAT ने अपील डिसमिस कर दी कि जो पर्सन साइन करने के लिए जिसको साइन करना है उसने साइन ही नहीं किए अपील पे, तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, बेसिकली वो अनसाइंड डॉक्यूमेंट हो गया. फिर इसके बाद ये जजमेंट है फेलियर टू इशू 143(2) नोटिस कैन नॉट बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 292(BB). ये हम पहले ही लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट का. होप आपको ये वीडियो